नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब में जो अभूतपूर्व बाढ़ आई है उस संकट पर। हमारे पास कई सारे स्रोत हैं, कुछ अखबारों के लेख हैं, रिपोर्ट्स हैं और ज़मीनी हकीकत बताने वाले कुछ दस्तावेज भी। तो हमारा इरादा यह है कि इन सभी स्रोतों से जो सबसे ज़रूरी जानकारी है, जो विश्लेषण है, वो आप तक पहुंचाएं, ताकि इस पूरी गंभीर स्थिति की एक साफ तस्वीर बन सके। क्यों ये इतनी विनाशकारी है और इसके मायने क्या हैं, चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो सच में चौंकाने वाला है। पंजाब में सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ये लगातार तीसरी बार हुआ है कि सामान्य से 1000% ज्यादा बारिश हुई है। 1000%? ये आंकड़ा अपने आप में बहुत असामान्य है। ठीक है, तो चलिए इस स्थिति को थोड़ा और समझते हैं। तो जैसा हमने भी कहा, बारिश का ये स्तर सामान्य तो बिल्कुल नहीं है, ये असाधारण है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख यही बताता है कि लगातार 3 हफ्ते तक सामान्य से 10 गुना ज्यादा बारिश होना ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड बन गया है। ये सिर्फ भारी बारिश नहीं है, ये मौसम का एक तरह से कहें तो चरम पैटर्न है जो हम देख रहे हैं। और इसका सीधा नतीजा ये है कि नदियों का, जलाशयों का जलस्तर खतरनाक निशान से ऊपर चला गया है। पानी अब नए इलाकों में फैल रहा है। तो डर ये है कि कई और जिले भी डूब सकते हैं। ये स्थिति सिर्फ अभी की तबाही नहीं ला रही है, बल्कि ये राज्य के आपदा प्रबंधन तंत्र पर भी सवाल उठा रही है। उसका जो बुनियादी ढांचा है, उसकी मजबूती और भविष्य की तैयारियां, इन सब पर गंभीर सवाल हैं। क्या हमारा मौजूदा सिस्टम इस लेवल की आपदा झेलने के लिए तैयार था? बिल्कुल। और ऐसी बढ़ती हुई गंभीरता को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग IMD ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। रेड अलर्ट का मतलब है सबसे ऊंची चेतावनी, यानी प्रशासन को फौरन और निर्णायक कार्रवाई करनी होगी। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में है कि गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, नवंशहर, पटियाला, ये सब जिले इस अलर्ट के दायरे में हैं। तो ये सिर्फ कोई एहतियाती चेतावनी नहीं है, ये असल में एक गंभीर खतरे का संकेत है। हाँ, और IMD की चेतावनी ये भी है कि इन इलाकों में बारिश 15 मिलीमीटर प्रति घंटे या उससे भी तेज हो सकती है। अब सुनने में शायद 15 मिलीमीटर प्रति घंटा बहुत ज़्यादा न लगे, लेकिन इसका मतलब होता है कि बहुत ही कम समय में ज़मीन पर बहुत सारा पानी जमा हो सकता है। ऐसी बारिश से अक्सर फ्लैश फ्लड आती है, अचानक बाढ़ आ जाती है जो निचले इलाकों को मिनटों में डुबो सकती है। अच्छा। सड़कें तो नदियां बन जाती हैं, पानी घरों में, इमारतों में घुस जाता है। ये मौजूदा पुलों, सड़कों, यहाँ तक कि इमारतों की नींव के लिए भी सीधा खतरा है। और जाहिर है, आम जनजीवन तो पूरी तरह ठप हो ही जाता है। और जो जमीनी हकीकत सामने आ रही है, वो इन चेतावनियों से भी ज्यादा डरावनी लग रही है। कई स्रोत हैं, विकिपीडिया है, महाराष्ट्र टाइम्स है, ये सब इस बाढ़ की तुलना 1988 की विनाशकारी बाढ़ से कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। और कुछ तो कह रहे हैं कि ये उससे भी ज्यादा गंभीर है। 1988 की बाढ़ पंजाब के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह है। तो अगर मौजूदा स्थिति उससे भी बुरी है, तो हम समझ सकते हैं कि संकट कितना गहरा है। सही कहा। ये सिर्फ कुछ नदियों का उफान नहीं है, ये तो एक व्यापक जल प्रलय जैसा है जिसने राज्य के बड़े हिस्से को चपेट में ले लिया है। और जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो स्थिति की गंभीरता और साफ हो जाती है। सोचिए, 1000 से ज्यादा गांव पूरी तरह पानी में डूबे हुए। 1000 से ज्यादा? हाँ, ये सिर्फ गांव नहीं है, ये लोगों के घर हैं, उनकी जमीनें, उनकी पूरी दुनिया है जो पानी में समा गई है। और खेती का नुकसान वो भी जबरदस्त है। 61,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन बाढ़ के वजह से खराब हो गई है। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। पंजाब जिसे देश का अन्न भंडार कहते हैं, वहां फसलों की इस तबाही का असर सिर्फ किसानों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि शायद पूरे देश की खाद्य आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। और सबसे चिंता की बात तो मानवीय त्रासदी है। अनुमान यह है कि लगभग 15 लाख लोग इस बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। 15 लाख? हाँ, इनमें वो लोग हैं जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है, जो राहत शिविरों में रह रहे हैं, या जो अभी भी बाढ़ वाले इलाकों में फंसे हुए हैं, मदद का इंतजार कर रहे हैं। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर की शुरुआत तक कम से कम 29 लोगों की जान जा चुकी है इस आपदा में। ओह, बहुत दुखद है ये। और ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। पूरा राज्य हाई अलर्ट पर है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। यहाँ बात वाकई गंभीर हो जाती है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, हर नंबर के पीछे एक कहानी है, एक जिंदगी है जो उथल-पुथल हो गई है। इस तबाही का स्केल बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने।
और अगर हम खास तौर पर प्रभावित जिलों को देखें, जैसा कि महाराष्ट्र टाइम्स ने भी बताया है, तो जो सीमा से लगे जिले हैं जैसे अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिल्का, पठानकोट, ये सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इन इलाकों में नदियों का पानी बिल्कुल बेकाबू हो गया है और बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। लेकिन असर सिर्फ इन्हीं जिलों तक नहीं है। अंदाजा ये है कि पंजाब का लगभग 1/3 हिस्सा, मतलब राज्य का एक बहुत बड़ा भूभाग, इस गहरे संकट की चपेट में है। ये सिर्फ नदी किनारे बसे गांवों की बात नहीं रह गई है। पानी अब शहरी और अर्धशहरी इलाकों में भी घुस चुका है। अच्छा, इस भयावह स्थिति के बीच राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं, जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है NDRF और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF। दोनों की टीमें दिन रात लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में लगी हुई हैं। हाँ, इनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं लगातार। हाँ, द ट्रिब्यून और दूसरे स्रोत बता रहे हैं कि भारतीय सेना को भी बचाव कार्यों में लगाया गया है, खासकर उन मुश्किल इलाकों में जहां पहुंचना आसान नहीं है। वो नावों और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो सिविल सोसाइटी संगठन है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे खालसा एड है। ये जमीनी स्तर पर बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। प्रभावित लोगों तक खाना, पानी, दवाइयां और जो भी जरूरी सामान है वो पहुंचा रहे हैं। हाँ, उनकी सेवा की काफी चर्चा है। बिल्कुल। द इकोनॉमिक टाइम्स और विकिपीडिया में भी इन मल्टी एजेंसी प्रयासों का जिक्र है। अभी मुख्य ध्यान लोगों की जान बचाने, उन्हें निकालने और फौरन मानवीय सहायता देने पर है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पानी का तेज बहाव है, सड़कें टूट गई हैं और प्रभावित इलाके इतने बड़े हैं कि हर जगह पहुंचना मुश्किल हो रहा है। हाँ, ये सचमुच एक बहुआयामी प्रतिक्रिया है जो हम देख रहे हैं। सरकारी एजेंसियां, सेना, नागरिक संगठन सब मिलकर इस असाधारण संकट से जूझ रहे हैं। ये एकजुटता अच्छी बात है, पर जैसा आपने कहा, चुनौती का पैमाना भी अभूतपूर्व है। और इस चुनौती का एक बड़ा पहलू आर्थिक भी है ना? बिल्कुल है। इस संकट की गंभीरता का अंदाजा आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर भी लग रहा है। हाँ। पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने स्थिति की भयावहता को देखते हुए केंद्र सरकार से भारी भरकम मदद की गुहार लगाई है। हाँ, ये खबर आई थी। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि राज्य ने 60,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग की है। 60,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी रकम है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ये राज्य के सालाना बजट का एक बड़ा हिस्सा है। ये मांग सिर्फ अभी की राहत और पुनर्वास के लिए नहीं है, बल्कि जो लंबा नुकसान हुआ है, टूटे घर, सड़कें, पुल, बिजली लाइनें, बर्बाद फसलें, उन सब की भरपाई और पुनर्निर्माण के लिए भी है। जाहिर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान बहुत ज्यादा होता है ऐसी बाढ़ में। हाँ, और इसके अलावा पड़ोसी राज्यों से भी मदद के हाथ बढ़े हैं। अच्छा। इंडिया टाइम्स के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। अच्छा, ये अच्छी बात है। हाँ, ये संकट के समय एक क्षेत्रीय एकजुटता दिखाता है। और सिर्फ सरकारें नहीं, मनोरंजन जगत से भी लोग आगे आए हैं। हाँ, नव भारत टाइम्स में खबर है कि जाने माने पंजाबी अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने अपने गृह जिले गुरदासपुर और अमृतसर के कई प्रभावित गांव में राहत कार्यों का जिम्मा निजी तौर पर उठाया है। वाह, ये तो बहुत अच्छी पहल है। हाँ, ये दिखाता है कि समुदाय किस तरह इस मुश्किल घड़ी में एक साथ आ रहा है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? यही कि आपदा का आर्थिक बोझ बहुत भारी है और इससे उबरने के लिए एक बड़े और मिले-जुले प्रयास की जरूरत होगी। सरकारी, गैर सरकारी, व्यक्तिगत, हर स्तर पर योगदान जरूरी है। हाँ, और इस संकट का दायरा सिर्फ पंजाब या भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। ये क्षेत्रीय मुद्दा बन गया है। अच्छा, मतलब सीमा के दूसरी तरफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी हालात बेहद गंभीर हैं। ओह। एसोसिएटेड प्रेस, AP न्यूज़ और रॉयटर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय समाचार स्रोत बता रहे हैं कि वहां भी इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ आई है। सतलुज नदी में जो बाढ़ आई है, उसने वहां भारी तबाही मचाई है। सतलुज तो यहाँ से भी होके जाती है? हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 10 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा है और कुल मिलाकर लगभग 24.5 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कुछ रिपोर्टों में ये बात भी सामने आई है और ये थोड़ा संवेदनशील मुद्दा है कि भारत में भारी बारिश के कारण जब बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया,
तो उससे पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई। अच्छा, ये तो जटिल स्थिति है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक स्थानीय आपदा नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में एक साझा जलवायु आपातकाल की तरफ इशारा कर रहा है। साथ ही ये जो सीमा पार बहने वाली नदियां हैं, उनकी जल प्रबंधन की जटिलताओं को, समन्वय की कमी को और उससे पैदा होने वाले जोखिमों को भी उजागर करता है। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरी तस्वीर को देखें, पंजाब एक ऐसे जल संकट का सामना कर रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। हमने रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखी जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। हजारों गांव डूब गए, लाखों लोग प्रभावित हुए, खेती को भारी नुकसान हुआ। हाँ, इसके जवाब में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं, जिसमें कई एजेंसियां शामिल हैं। राज्य सरकार भारी वित्तीय सहायता की मांग कर रही है, जो नुकसान के विशाल पैमाने को दिखाता है। बिल्कुल। और जैसे कि हमने अभी बात की, इस संकट का असर सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि सीमा पार पाकिस्तान तक महसूस किया जा रहा है। तो ये एक बहुआयामी संकट है जिसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिणाम लंबे समय तक महसूस किए जाएंगे। बिल्कुल। ये निसंदेह पंजाब के आधुनिक इतिहास की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। और इस घटना ने कई गंभीर सच्चाइयों को उजागर किया है। एक तरफ जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव साफ दिख रहे हैं। ऐसी जो चरम मौसमी घटनाएं हैं, वो अब ज्यादा लगातार और ज्यादा तीव्र होती जा रही हैं। हाँ, ये पैटर्न तो दिख रहा है। दूसरी तरफ इसने क्षेत्र के बुनियादी ढांचे की कमजोरियों को भी सामने ला दिया है। क्या हमारे शहर, गांव, बांध, नहरें इस तरह के जल प्रलय का सामना करने के लिए तैयार हैं? शायद नहीं। जाहिर है, अभी जो तात्कालिक जरूरतें हैं, राहत, बचाव, पुनर्वास, वो सबसे ऊपर हैं। लोगों को भोजन, आश्रय, चिकित्सा सहायता की तुरंत जरूरत है। लेकिन इसके साथ ही हमें भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। एक लंबी अवधि की, एक रणनीतिक योजना की सख्त जरूरत है। उसमें क्या शामिल होना चाहिए? देखिए, कई चीजें हैं। पहला, बाढ़ प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का निर्माण, या जो मौजूदा ढांचा है उसे अपग्रेड करना। दूसरा, पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करने के प्रयास, जैसे कि नदी के जो प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने वाले अतिक्रमण हैं उन्हें हटाना, वेटलैंड्स को पुनर्जीवित करना। ये महत्वपूर्ण है। और तीसरा, ज्यादा मजबूत और प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणालियां विकसित करना, ताकि लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। ये सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि तैयारी और रोकथाम पर केंद्रित होनी चाहिए। ये वाकई एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए दूरगामी सोच और ठोस कदमों की जरूरत होगी। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन ऐसी चरम मौसमी घटनाओं को हमारे जीवन का हिस्सा बना रहा है, उसे देखते हुए जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए हमारी भविष्य की रणनीतियां क्या होनी चाहिए। खासतौर पर जब नदियां सीमा पार बहती हैं, तो पड़ोसी क्षेत्रों और देशों के साथ किस तरह का स्थायी समन्वय और सहयोग तंत्र विकसित किया जा सकता है। क्या हम ऐसी साझा आपदाओं के विनाशकारी प्रभाव को कम करने और सामूहिक रूप से उनका सामना करने के लिए बेहतर तरीके खोज सकते हैं? ये सवाल सिर्फ सरकारों के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है।